नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, देश दुनिया अभी तक कोरोना को से ढंग से भूल नहीं पाई, लेकिन अभी हाल ही में खबरें हैं कि निपह नाम के एक वायरस ने देश दुनिया में दस्तक दे दी है और भारत में भी इसकी दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल से कुछ केस आए हैं, आइसोलेट किए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जेपी कौशिक। उनसे जानेंगे कि ये जो निपह वायरस क्या है, क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टर जेपी कौशिक का अनुभव काफी काम आया। लोगों ने उनके अनुभव से काफी फायदे लिए और उनको लाभ मिला। तो इसीलिए आज हमने जेपी कौशिक जी को अपने साथ जोड़ा है और निपह के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब से पहले जानेंगे कि निपह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, उसके बाद जानेंगे और इसके कितना खतरनाक है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं। इस तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। तो हमारे दर्शकों को बताएं आप जी। ये निपह वायरस है क्या? अन्य वायरसेस की तरह निपह वायरस भी एक वायरस है जो मनुष्य को, किसी भी आदमी को जो है इन्फेक्ट करता है पहले, और फिर वहां अपना ग्रोथ करके अपनी संख्या बढ़ा के और अपने साइन सिम्टम पैदा करता है, जो भी वो मनुष्य के अंदर करता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से कोरोना वायरस था और कोरोना वायरस ने लोगों को इन्फेक्ट किया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके काफी जो है मौतें भी हुई, कैजुअलिटीज हुई, उसी तरीके से निपह वायरस भी एक पेंडेमिक कॉज कर सकता है और बहुत ही डेंजरस वायरस है। और इसका अभी तक कोई सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं बनी है, तो इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये वायरस जब मलेशिया में ये फर्स्ट टाइम जो है 1998 में देखा गया था, तो उस टाइम ये बैट्स से पिग्स के अंदर आया था। तो जब पिग्स के अंदर 1998 में आया था, तो इसको शुरुआत में लोगों ने एन्सेफलाइटिस समझा। एन्सेफलाइटिस और मेनिंजाइटिस इसको समझा गया, जो कि ब्रेन का जो है एक तरीके से फीवर होता है। ब्रेन में इन्फ्लामेशन होती है, उससे फीवर होता है और उसको दिमागी बुखार बोलते हैं। तो इसको मिसकंसेप्शन करके इसको जो है एन्सेफलाइटिस या मेनिंजाइटिस के तौर पे देखा गया और एन्सेफलाइटिस की ही वैक्सीनेशन करा के और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आए, तब इस पे आगे रिसर्चेज हुई और पता लगा कि ये बैट्स से, जो चमगादड़ से सुअर में आया और ये सुअर में आया। और 1999 में इस वायरस को सेपरेट किया गया सुअर के अंदर से, पिग के अंदर से, और फिर उस टाइम लगभग 10 लाख पिग्स को जो है काटा गया, खत्म किया गया कि इनसे जो है आगे इन्फेक्शन ना फैले। जो इन्फेक्टेड थे उनको किल किया गया था उस टाइम। तो निपह वायरस के जो लक्षण हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हमें जब निपह वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आम फ्लू है। जिस तरीके से जुकाम, खांसी, बुखार वाली जो स्थिति होती है, वही स्थिति इसमें नजर आती है। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो लक्षण हैं, साइन सिम्टम्स हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं और इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब है सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि लंग्स पे अटैक करता है। दूसरा, मेनिंजाइटिस जैसे लक्षण आते हैं। ब्रेन का जो सेंसोरियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो पीड़ित जो मनुष्य है वो नॉर्मल से कुछ भिन्न प्रकार की बातें करने लगता है, तो उसका सेंसोरियम डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है उसका। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके के लक्षण आते हैं। एक इसमें गले में सोरनेस आती है, जैसे गले में जख्म हो जाते हैं छोटे, और वो भी हमें आमतौर पे फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस जैसे लक्षण नजर आते हैं। तो जब धीरे धीरे ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चेंज होता है, निमोनिया बनता है इससे और लंग्स को ये घेर लेता है। और इसका जो डेथ रेट है वो 40% से 75% तक है इन्फेक्टेड केसेस में। इट मीन्स अगर 100 पेशेंट जो है इसकी चपेट में आते हैं तो 40 से 75 तक का डेथ रेट इसमें जानलेवा है, काफी है, बहुत ज्यादा। अगर इसको जकड़ लिया किसी इंसान को, इसलिए अपने उसमें ले लिया, तो उसके लिए काफी खतरनाक है। और 100 में से 75 की बात करें तो ऐसे केस है कि वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो लक्षण बता दिया, लेकिन एक थोड़ी सी बात जानना चाह रहा था। ये लक्षण, जैसे शुरू में बुखार जैसा महसूस हुआ, तो ये जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, जैसे कि आपने कहा कि वो उसके ब्रेन को अटैक करता है, लंग्स को करता है, ये कितने टाइम में इस तरह के उसको कवर कर लेता है?
ये 4 से 21 दिन का इसका समय होता है। जी ठीक है, जैसे आज हमें इन्फेक्शन शुरू हुआ है, लक्षण शुरू हुए हैं, तो 4 दिन बाद से जो हमारे जो लक्षण हैं वो लक्षण जो है प्रबल होते चले जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सेंसोरियम का डिस्टर्ब होना इसका जो मुख्य लक्षण है। ठीक है, आमतौर पे जो साधारण लक्षण है वो भी इसके साथ में आते हैं, जैसे बुखार है, शरीर दर्द है, सोर थ्रोट है, गले में जख्म हो जाना, इस टाइप के जो लक्षण है जो हमें आम फ्लू में नजर आते हैं वो तो आते ही आते हैं, उसके साथ ये 2 लक्षण और ये तो आपने पहले मेरा अगला सवाल था कितना खतरनाक है, तो खतरनाक तो काफी है, जानलेवा है, ये तो बता दिया आपने। क्योंकि जब 100 में से 75 केस अगर इससे इफेक्ट बढ़ रहे, अगर उनको घेर लिया है इस वायरस ने, जकड़ लिया है अपनी जद में, तो वो 100 में से 75 के जाने के चांस है, ये तो बता दिया आपने। लेकिन अब सवाल होता है, अगर मैं पहले एलोपैथी की बात करूं, क्योंकि अब इलाज तो इसका कोई है नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है। अनुभव के आधार पे ही आप लोग जो अनुभवी डॉक्टर हैं इलाज करते हैं, और अनुभव के आधार पे ही आराम मिलता है। इस बीच में बहुत सारे इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं। तो इसका एलोपैथी में अगर बात करें, कोई आदमी अगर इस तरह से इसकी जद में आता है, कोई ये जो निपाह वायरस उसको घेरता है और उसको पता चल जाता है, तो वो उसका एलोपैथी में किस तरह से इलाज करें? देखिए, मैं आपको इसको कोरोना के हिसाब से बताना चाहूंगा। कोरोना भी एक वायरल डिजीज थी, उसके लिए भी एंटीवायरल ड्रग्स का यूज करके डॉक्टर कम्युनिटी ने देखा था, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं थे। जी ठीक है, वायरस जो होता है वो एक डेड और लाइव 2 चीजों के बीच का होता है। मतलब वो डेड भी रह सकता है, लाइव भी रह सकता है, और डेड होने के बाद फिर लाइव हो सकता है। और इसके वायरस के ऊपर एक कैप्सूल होता है, उसे इतनी इजीली कोई मेडिसिन नहीं तोड़ पाती है। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो और वायरल डिजीज में दी जाती हैं, वो भी इसमें जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाई थी। और एट लास्ट निष्कर्ष ये निकला था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिन लोगों की रोग से लड़ने की या वायरस से लड़ने की इंटरनल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है, उन लोगों ने कोरोना से बहुत इजीली फाइट किया था। और जो लोग ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थे, इट मींस जिनको पहले से अस्थमा था, दमे की बीमारी थी, वो लोग इसके सामने जो है कमजोर हो गए थे। तो उससे कोरोना से भी बहुत ज्यादा ताकतवर जो है वायरस है ये, और इसका जो है डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो है एंटीवायरल ड्रग्स पे हम निर्भर नहीं रह सकते, और ना ही एंटीवायरल ड्रग्स इसमें कोई रिजल्ट लेके आने वाली हैं, जो हमें लग रहा है डॉक्टर्स कम्युनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें आयुर्वेदिक जो इलाज है, आयुर्वेद अपने बहुत ज्यादा कारगर, क्योंकि अगर इम्यूनिटी बूस्ट की बात करिए, वो बूस्टर के तौर पर बात करें, तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। तो आप खुद आयुर्वेद से संबंध रखते हो, तो आप आयुर्वेद के हिसाब से बताएं। देखिए, अभी इसमें जो आउटब्रेक हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसमें 2 केसेस देखे गए हैं। अभी ये देश के अंदर फैला नहीं है। ठीक है, अभी से अगर पूरा कंट्री इस बात पे ध्यान दे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बिल्डअप करके रखना है, इन केस अगर इससे सामना होता है तो हम इसको कैसे फाइट कर पाएंगे, हमारी बॉडी इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं भी है, तो हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। और प्रिकॉशन के तौर पर, हाँ, और बॉडी को प्रिपेयर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या ऐसी रहे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने। क्या खाएं इसमें? हाँ, खाने के लिए इसमें मेन जो है, सबसे पहली जो चीज है हमारी डाइट में जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी। अब हमें ये देखना है कि हमें विटामिन सी कहाँ से लेना है। कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्सेज है, कुछ नेचुरल सोर्सेज। विटामिन सी की हम टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं वो इतने अच्छे सोर्सेज हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो आंवला है, आंवले में वर्ल्ड का, संसार का सबसे अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी पाया जाता है। तो हम एक आंवला रोजाना अगर खाते हैं तो हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी को हम 2 दिन में, 4 दिन में स्ट्रांग नहीं कर सकते जी। इसके लिए हमें रूटीनली उन चीजों का सेवन करना है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। जैसे एक आंवला हो गया, यानी कि हम आज से ही शुरू कर दें। हाँ, आज से हम शुरू करें। दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर सबसे अच्छा जो है च्यवनप्राश। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश मिलता है और हम उसका रोजाना 1 से 2 चम्मच तक उसका सेवन दूध के साथ करते हैं, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके बाद अगर हम थर्ड पे चलें तो अमृता, जिसे गुड़ूची बोलते हैं, तो उसमें हम अमृता अरिष्ट, एक अरिष्ट होता है उसका,
उसका हम शाम को जो है सेवन कर सकते हैं। हम आधा कप अमृतारिष्ट और आधा कप उसमें पानी मिला के रोजाना ले सकते हैं। उससे धीरे धीरे 3 से 4 सप्ताह के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने लगती है और हमें खुद ये महसूस होने लगता है कि भाई हम जो है पहले से अच्छा फाइट कर रहे हैं। जैसे हमें आमतौर पे सिंपल फ्लू हो जाता है तो कई लोगों को बार बार होता है, महीने 2 महीने में फ्लू होता रहता है। लेकिन जो लोग इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं और जो अच्छी चीजें जो आयुर्वेद में बताई गई हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग आमतौर पे फ्लू की चपेट में कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर जो हैं वो हमें वायरस से फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं जी। वो हमें तब महसूस होता है जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं और इनका यूज करते हैं। तो दर्शकों हमने बताया, एक तो अगर आप ये इंतजार ना करें कि आपको ये जो निपाह वायरस अपने जद में घेरे, आपकी इसमें इफेक्टेड हो, इससे आप उससे पहले आज से ही आप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक आंवला रोज लेना शुरू कर दें और अच्छा च्यवनप्राश मार्केट से ले लें, 2 चम्मच दूध के साथ वो भी ले लें, और एक अमृतारिष्ट बताया है वैद्यनाथ का, इस तरह का आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर से वहां से मिल जाएगा, तो उसका भी सेवन करें आप। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशन है, हम अपने आप को बचा सकते हैं। देश दुनिया के लोग इस सब जो एक डाइट चार्ट बताया डॉक्टर साहब ने उसको फॉलो करें, क्योंकि हम क्यों इंतजार करें कि निपाह वायरस आएगा हमें घेरेगा। ये अपने आप को हमें बचाने का एक उपाय है। डॉक्टर साहब ये तो बता दिया उपाय है आपने, अब ये आता कैसे कैसे है, क्योंकि ये तो बता दिया चमगादड़ से शुअर में आया, मतलब एक तरह से चमगादड़ से ये जानवरों में आता है, जानवरों से इंसानों में कैसे फैलता है, देखिए, और इंसान से इंसान में कैसे पहले तो आप ये जानिए कि चमगादड़ से जानवरों में कैसे आता जी। है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो चमगादड़ हैं, जो फ्रूट ईटिंग चमगादड़ हैं, बैट्स जो हैं, जो फल खाते हैं, स्पेशली जो डेट्स खाते हैं, खजूर जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो खजूर के पेड़ों पे जब चमगादड़ वहां होता है तो वो वहां से वायरस को वहां ट्रांसफर कर देते हैं। अब खजूर से जो चीजें प्रोडक्शन जिनका हो रहा है, खजूर से वो ताड़ी वगैरह बनाई जाती हैं या कोई पेय पदार्थ दूसरा बनाया जाता है, तो वहाँ जो पशु होते हैं, जहाँ वो प्लांट होता है, वो लोकल लेवल पे ही काम होता है उन चीजों का, तो वहां से वो पशुओं में ट्रांसफर होता है, उन फलों से पशुओं में ट्रांसफर होता है। और जो पशुओं का जो वेस्ट है, कहीं ना कहीं जो वो प्रोडक्ट है जो खजूर से और ताड़ी जो वगैरह जो ये पेय पदार्थ होते हैं खजूर से बने हुए, उनमें उन पशुओं से उसका जो है संपर्क होता है, पशुओं से उनमें होता है, और उन प्रोडक्ट्स को जब हम यूज करते हैं तो फिर वो इंसान में वायरस ट्रांसफर हो जाता है, और वो फिर इंसान से इंसान में ये जो है ट्रांसफर होता है। मनुष्य से मनुष्य में तब ट्रांसफर होगा जब कोई बॉडी फ्लूइड एक दूसरे का संपर्क में आएगा, जैसे सलाइवा है जो लार जो होती है, और दूसरा जो है कोई भी बॉडी फ्लूइड है, चाहे नाक का स्राव है, चाहे मुंह का स्राव है, चाहे हमारा ब्लड से ब्लड का ही संपर्क होता है किसी भी तरीके से, तो तब ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर कर जाता है। सांस से नहीं फैलेगा कोरोना जैसे एक दूसरे से। अभी तक जो रिसर्च हुई है, जो हमारे पास लिटरेचर है जहां से हमें जानकारी मिल सकती है, उससे यही पता लगता है कि इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और इन्फेक्शन का चांस तभी ज्यादा होता है या तो हम उस पशु के संपर्क में हैं जो इन्फेक्टेड है, या डायरेक्टली उस मनुष्य के संपर्क में है जो इन्फेक्टेड है। यानी कि हम किसी का झूठा खाने से बचें। हाँ, झूठा खाने से, ठीक है, और थोड़ा सा बचाव रखें इस तरह का, ताकि लार जो है दूसरे के लार हमारे अंदर प्रवेश ना करे। हाँ। और दूसरे का मल मूत्र भी जो है उससे भी बचाव रखना है। जो पशु है और जो इन्फेक्टेड है, अगर उसका मल मूत्र किसी खाने की चीज पे, जैसे फल है, अब फलों पे कहीं से भी उनका मल मूत्र जाता है, चाहे कोई मक्खी लेके पहुंच जाए उसको, और उस फल को हम बिना धोए खा रहे हैं और उसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं, तो वो वायरस कहीं ना कहीं से ट्रांसफर हो ये फल को तो जैसे कोरोना में लोग आदत पड़ गई थी गर्म पानी में उसको धो के और इस तरह से खा रहे थे, उस तरह की उसको अपना है। अगर आप फल सब्जी मंडी से कोई फल लेकर आ रहे हैं, रेडी से लेकर आ रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह साफ करें दर्शकों आप। तो दर्शकों विस्तार के साथ बताया हमने। डॉक्टर साहब और कुछ रह गया इसमें? हाँ, इसमें मेन जो बात है बताने वाली वो ये है कि चंद केसेस आए हैं, पश्चिम बंगाल में आए हैं, पूरे देश में कोई केसेस नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, और इसको जानने की जरूरत है, और इसका हुआ बनाने की भी जरूरत नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैलने वाला। फैल भी सकता है और नहीं भी फैल सकता है, सिर्फ प्रिकॉशन रखनी है, बीमारी को जानना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखना है,
इन केस अगर इन्फेक्शन फैलता भी है तो हम उसका पूरी मुस्तैदी के साथ उसका सामना कर सकें और हमारी बॉडी जो है उसको रजिस्ट कर सके और उसको हावी ना होने दे। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, पानी की मात्रा ज्यादा लेना, तुलसी, अश्वगंधा, अमृता, मुलेठी और ऐसी ये जो अमृतारिष्ट है, ऐसी चीजों का आंवला हो रेगुलर गया, सेवन करना, च्यवनप्राश, विटामिन सी का जो है प्रयोग करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, बॉडी को फिट एंड फाइन रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना, तभी हम इस टाइप के जो वायरसेस हैं उनसे हम सामना कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों, तो निपाह एक जानलेवा वायरस तो है, लेकिन इससे आप पार पा सकते हैं अगर आज से ही अपने जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत कर लें। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया आंवला का सेवन करें, च्यवनप्राश का सेवन करें, अश्वगंधा का सेवन करें। आयुर्वेदिक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में प्लेटफॉर्म है, बहुत सॉल्यूशन है। आप विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लें। हम अभी से अपने आप को तैयार करें। निपाह ही क्यों, अगर कोई अन्य तरह का वायरस आता तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यदि बढ़ जाए, इस तरह की बीमारी हमारे अंदर ना पनपे। उम्मीद करते हैं आप इसमें ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और फॉलो करेंगे। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपके साथ स्वास्थ्य के अन्य किसी मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे अगली कड़ी में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।